गोलमेज सम्मेलन 1930 से 32 ईस्वी में साइमन कमीशन की रिपोर्ट में भारत की संवैधानिक समस्या पर विचार विमर्श करने के लिए लंदन में भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन बुलाया गया। ये सम्मेलन गोलमेज सम्मेलन कहलाया। लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को लंदन में प्रारंभ हुआ। इसमें भारत के राजनीतिक दलों, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों एवं ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधियों में प्रधानमंत्री एमजे मैकडॉनल्ड प्रमुख थे। भारत के प्रतिनिधियों में तेज बहादुर सूर्य, एम.आर. जैकर, सी.वाई. चिंतामणि और आगा खां मोहम्मद अली जिन्ना आदि थे। वे देशी रियासतों के प्रतिनिधियों में बीकानेर, बड़ौदा, कश्मीर, भोपाल, हैदराबाद व मैसूर के प्रतिनिधि थे। कांग्रेस के प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। कांग्रेस इस समय भारत के ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रही थी। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार ने अवैध घोषित कर दिया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में केंद्र में भारतीय संघ कुछ सीमाओं के अंतर्गत केंद्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना, प्रांतों को संपूर्ण स्वायत्तता प्रदान करना तथा आदि विषयों पर विचार विमर्श हुए और भारत में सबसे बड़े दल कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया था। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार इस सम्मेलन को पूर्ण नहीं मानती थी। इस सम्मेलन में 19 जनवरी 1931 को समाप्त हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ। सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित मदन मोहन मालवीय आदि नेताओं ने भी भाग लिया। इस सम्मेलन में सांप्रदायिक समस्या का निर्माण करना एक कठिन कार्य था। मुसलमानों की भांति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग की। केंद्र व प्रांत के बीच अधिकारों का वितरण व केंद्र में उत्तरदायी शासन की स्थापना में प्रतिनिधियों में भेद था। दिसंबर 1931 में गांधी सम्मेलन से निराश होकर भारत लौटे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडॉनल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय या सांप्रदायिक प्रचंड की घोषणा कर दी। इसमें अनुसार दलित वर्ग में हिंदुओं को अलग मानते हुए उन्हें पृथक निर्वाचन प्रणाली, पृथक चुनाव प्रणाली की सुविधा देते हुए प्रतिनिधित्व किया गया। इस प्रकार अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो नीति को अपनाते हुए दलितों को अन्य हिंदुओं से पृथक करने का प्रयास किया। महात्मा गांधी ने मैकडॉनल्ड के सांप्रदायिक निर्णय का विरोध में यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया। मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी आदि नेता अम्बेडकर से पूना में मिले। इनके प्रयास से 26 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी व भीमराव अम्बेडकर में एक समझौता हुआ जो पूना समझौता कहलाया। ब्रिटिश सरकार ने इससे सहमति प्रदान किए जाने पर भी गांधी ने अनशन तोड़ दिया। इस समझौते को अनुसार व्यवस्थापिका सभाओं में दलित वर्ग के प्रतिनिधियों का स्थान सामान्य हिंदुओं के स्थान से में ही सुरक्षित रखा गया। पूना समझौते में दलित वर्ग को ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्धारित स्थान से अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया। तृतीय गोलमेज सम्मेलन यह 17 नवंबर 1932 को प्रारंभ हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। मोहम्मद अली जिन्ना को सम्मेलन की सदस्यता से वंचित कर दिया गया। इस सम्मेलन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन की उप समितियों की सिफारिश के आधार पर कुछ निर्णय लिए गए। यह सम्मेलन 24 दिसंबर 1932 को समाप्त हुआ। इन निर्णयों को भारत सरकार ने 1935 में अधिनियम में सम्मिलित किया। 1935 के अधिनियम एक विस्तृत अधिनियम था। यह अंग्रेजों द्वारा भारत के लागू की गई अंतिम महत्वपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था थी। इसे लागू करने में कई कारण थे। 1919 का मॉन्टेग्यू चैम्बर्सफोर्ड सुधार अधिनियमों को संतुष्ट नहीं कर पाया। भारत की संवैधानिक सुधार के संबंध में सुझाव देने के लिए नियुक्त साइमन कमीशन को भारतीयों ने विरोध किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन ने अंग्रेजी साम्राज्य विरोधी भावना को तीव्र कर दिया। गांधी इरविन समझौता कोई समाधान न निकाल सका। लंदन में तीनों गोलमेज सम्मेलन के बाद ब्रिटिश सरकार ने एक श्वेत पत्र जारी किया जिसमें नए सुधारों का उल्लेख किया गया, जिसमें कुछ संशोधन के बाद ब्रिटिश संसद ने भारत शासन अधिनियम 1935 पारित किया। 1935 के अधिनियम में प्रमुख विशेषता निम्न थी। 1919 के अधिनियम द्वारा स्थापित पंचायतों में एक द्वैत शासन को समाप्त किया गया। पंचायतों को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की गई। प्रांतों को 2 सदन वाली व्यवस्थापिका की व्यवस्था की गई। 6 प्रांतों को बंगाल, मद्रास, बंबई, संयुक्त प्रांत, आसाम व बिहार में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना की गई। उच्च सदन विधानसभा, विधान परिषद व निम्न सदन विधानसभा था। एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। गवर्नर द्वारा शासित प्रांतों व देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ फेडरल की स्थापना का प्रावधान किया गया। इस संबंध में तब तक कोई घोषणा नहीं की जा सकती जब तक निर्धारित संख्या में देशी रियासतें संघ की स्थापना में इच्छुक न हो। केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई। इस अधिनियम द्वारा समस्त विषयों को 3 सूचियों में बांटा गया। संघ सूची, प्रांत सूची व समवर्ती सूची। संघ सूची के विषय केंद्र के अधीन थे। प्रांतीय सूची के विषय प्रांतों के अधीन थे। समवर्ती सूची के विषय केंद्र व प्रांतों दोनों के अधीन थे। एक संघीय न्यायालय फेडरल
फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। इसके निर्णयों के विरुद्ध कुछ मामलों में इंग्लैंड में स्थित प्रिवी काउंसिल की अपील की जा सकती थी। इस अधिनियम द्वारा 1858 के अधिनियम द्वारा स्थापित इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान पर भारत सचिव के लिए सलाहकारों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। दलितों के लिए सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया गया। एक केंद्रीय बैंक का प्रावधान किया गया जो भारतीय रिजर्व बैंक कहलाता है। रेलवे के नियंत्रण और निर्माण और रखरखाव एवं संचालन के लिए एक संघीय रेलवे प्राधिकरण का प्रावधान किया गया। बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया। सिंध व उड़ीसा को 2 नए प्रांत बनाए गए। ब्रिटिश भारत में इसके प्रांत 11 प्रांत हो गए थे। प्रांतों में उत्तरदायी शासन स्थापित किया गया, किंतु प्रांतीय गवर्नर को विवेकीय अधिकार देकर इसे सीमित कराने का प्रयास किया गया। देशी रियासतों के संघ में सम्मिलित होने की पर्याप्त संख्या के प्रावधान के कारण भारतीय संघ की स्थापना नहीं हो पाई। इस विषय में जब देशी रियासतों से बातचीत प्रारंभ की गई तब उन्होंने ऐसे विषयों पर चर्चा शुरू कर दी जिसका तत्काल समाधान संभव नहीं था। संघीय न्यायालय भी अंतिम न्यायालय नहीं था। इसके विरुद्ध इंग्लैंड में प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। इस अधिनियम का बहुत बड़ा भाग भारत के संविधान का अंग बना। भारतीय संघ से संबंधित व्यवस्था को छोड़कर अन्य सभी प्रावधान 1 अप्रैल 1937 से लागू हो गए। इसकी आलोचना कांग्रेस ने की, किंतु कांग्रेस ने 1937 में इसके प्रांतीय चुनावों में भाग लिया और प्रांतों की अपनी सरकार बन गई। प्रांतीय सरकारों का निर्माण 1935 के अधिनियम के प्रांतीय क्षेत्रों में 1 अप्रैल 1937 से लागू किया गया। इसके अनुसार प्रांतों में चुनाव हुए। 6 विधानसभाओं मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में कांग्रेस को लेकर बहुमत प्राप्त हुआ। जुलाई 1937 को ब्रिटिश भारत के कुल 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। पश्चिमोत्तर सीमांत प्रदेश का असम में कांग्रेस की संयुक्त सरकार बनी। बंगाल में फजल उल हक के नेतृत्व में प्रजा कृषक पार्टी व मुस्लिम लीग की संयुक्त सरकार बनी। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी के नेता हयात खां के नेतृत्व में सरकार बनी। कुल 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। केवल 3 प्रांतों में बंगाल, पंजाब व सिंध में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल बनाए गए। मुस्लिम लीग का मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रों में भी प्रदर्शन निराशाजनक रहा। इन सरकारों ने नागरिक स्वतंत्रता व सामान्य अधिकार के क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य किए। चोरी कांड में मोपला विद्रोह में सजा काट रहे लोगों एवं गढ़वाली सैनिकों को रिहा कर दिया गया। राजनीतिक संस्थानों पर रोक को हटा दिया गया। राजनीतिक कार्यकर्ताओं की गतिविधियों पर लगी रोक हटा दी गई। समाचार पत्रों में ली गई जमानतें वापस कर दी गई। उन्हें सरकारी विज्ञापन दिए जाने लगे। सामाजिक व आर्थिक सुधार के लिए कार्यक्रम लागू किए गए। मद्रास में काश्तकार कर्ज राहत कानून पारित कर कर्जों का एक भाग रद्द कर दिया गया। कई प्रांतों में कर्ज का भुगतान स्थगित किया गया। प्रांतीय सरकारों ने शराबबंदी, हरिजन उत्थान, ग्रामीण विकास, शिक्षा आदि से महत्वपूर्ण कार्य किए।